हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं संस्कृति आईएएस के। हम टेस्ट 1 को कर रहे थे, ठीक है। तो ये टेस्ट 1 का जो है पार्ट 2 हम करेंगे। अच्छा, इस सीरीज़ में हम 50-50 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, ठीक है। आगे चल के मैं सारे क्वेश्चन को कंपाइल करके भी आपको डाल दूंगी, वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन अभी 50-50 ही करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 51 से, क्योंकि 1 से लेके 50 तक हम पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 51, ठीक है। इसमें दे रखा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। हम देखेंगे कि अनुच्छेद 14 जो है वो किसी संबंधित है। तो अनुच्छेद 14 है विधि का समान संरक्षण। अनुच्छेद 16 है अवसर की समानता। अनुच्छेद 18 जो है आपका वो उपाधियों का अंत है। और अनुच्छेद 22 जो है निवारक निरोध का उपबंध है, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 3 2 4। तो 1 3 2 4 हम देखते हैं किस विकल्प में हमारा दे रखा है। तो 1 3 2 4 दे रखा है विकल्प डी में, तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस उपबंध के तहत राज्य द्वारा 6 वर्ष तक की आयु के छोटे बच्चों की देखभाल करने और शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो किस उपबंध के तहत किया गया है? कितने वर्ष? 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए। तो इसमें हम देखेंगे कि अनुच्छेद तो हमारा अनुच्छेद जो 45 है उसमें कहा गया है कि राज्य को यह निर्देश दिया गया है इसके तहत कि वह 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को देखरेख और शिक्षा प्रबंध करेगा। अच्छा, अनुच्छेद 21 ए की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये शिक्षा अनिवार्य किया गया है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से निर्देशक तत्व 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए? तो किस संविधान संशोधन के तहत? 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं। इनमें से कौन से? तो हमें देखना है, तो हम देख लेंगे कि इसमें पहला है हमारा बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में विकास के अवसर, ठीक है। तो स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में विकास के अवसर, ये आपका क्या है? आर्टिकल 39 है, ठीक है। आर्टिकल 39 है। उसके बाद क्या है? सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करना, ठीक है। तो ये भी जो सभी, अच्छा, 42वें संविधान संशोधन के तहत नहीं जोड़ा गया था इसे, ठीक है। अच्छा, ये किस में है? ये आपका है अनुच्छेद, सिविल संहिता का उल्लेख जो है अनुच्छेद 44 में है, ठीक है। निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करना, तो ये आपका है 39 ए। 39 ए, तो इसको दिया गया है 42वें संविधान संशोधन के तहत। और पर्यावरण संरक्षण जो है ये भी 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। किस अनुच्छेद के तहत? 48 ए, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 134। तो 134 जो है विकल्प बी में है, तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के सलाह पर की जाएगी। तो आपके किस अनुच्छेद में ये दे रखा है? तो अनुच्छेद 75 में ये कहा गया है, तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है संविधान केवल मंत्रियों का उल्लेख करता है, ठीक है। पहला है संविधान केवल मंत्रियों का उल्लेख करता है। दूसरा है कि तो पहला जो है आपका सही हो जाएगा, संविधान केवल मंत्रियों का उल्लेख करता है। दूसरा है कि उप प्रधानमंत्री केवल एक विवरणात्मक शब्दावली है, तो एक विवरणात्मक शब्दावली है प्रधानमंत्री, ये भी सही है। अच्छा, तीसरा है कि प्रधानमंत्री मंत्रियों के बीच कार्य का आवंटन करता है, तो आपका ये भी सही है, तो विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, 10वीं अनुसूची के संदर्भ में हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 10वीं अनुसूची के संबंध में देखेंगे, पहला है कि राजनीतिक पार्टी को परिभाषित किया गया है, ठीक है, इसके तहत। तो 10वीं अनुसूची के तहत राजनीतिक पार्टी को परिभाषित नहीं किया गया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है कि सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण न्यायाधीश द्वारा किया जाता है, तो ये भी गलत है। अच्छा, तीसरा है अयोग्यता का निर्धारण की प्रक्रिया को सदन की कार्यवाही का अंग माना जाता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर हम देखेंगे कि विकल्प डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ओके।
आगे देख लेते हैं, राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन है कि कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्यों का निर्वाचन नगर पालिकाओं द्वारा किया जाता है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 मिनट, इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे दे रखा है 1/3 सदस्यों का निर्वाचन नगर पालिका द्वारा किया जाता है, तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। राज्यपाल द्वारा 1/12 सदस्यों का नाम निर्देशन किया जाता है, तो 1/12 ना होकर के 1/6 होता है, तो ये गलत हो जाएगा। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का 1/6 सदस्यों का नामांकन होता है, तो ये 1/12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका 1 होना चाहिए। यहाँ पे अगर केवल 1 होता तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाता, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम, संविधान सभा के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। तो पहला कथन है कि यह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संस्था थी, ठीक है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? संविधान सभा की बात हो रही है, तो ये बिल्कुल सही है आपका। दूसरी है कि सभा के सदस्यों को प्रांतों की विधान सभाओं से चुना गया, तो दूसरा कथन भी आपका सही है, तो सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, विकल्प सी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किन मदों को राज्य सूची में शामिल किया गया है। तो हमें देखना है राज्य सूची में किन मदों को शामिल किया गया है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे आपका हो जाएगा विज्ञापन, उसके बाद बिजली की खपत, उसके बाद खनिज। ये सारे किसमें है? राज्य सूची के अंतर्गत सम्मिलित हैं, ठीक है। उत्पादन शुल्क जो है आपका, ये संघ सूची में वर्णित है, ठीक है। ये किसमें है? संघ सूची में वर्णित है, तो ये आपका नहीं होगा। तो 1 2 3 किसमें है? विकल्प बी में है, विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 19 का निलंबन केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में ही किया जा सकता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 19 का निलंबन जो है केवल युद्ध एवं बाह्य आक्रमण की स्थिति में ही किया जा सकता है। किस अनुच्छेद में? अच्छा, किस संविधान संशोधन के तहत ये किया गया? तो ये किया गया था 44वें संविधान संशोधन के तहत, विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि सदन की पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकता है। तो सदन का पीठासीन अधिकारी ये किस अनुच्छेद के तहत है कि मातृभाषा में सदन को संबोधित करने का अनुज्ञा दे सकता है? तो ये आपका है अनुच्छेद 120 में, ठीक है। 120 में है कि सदन के कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा से संबंधित है ये 120। आगे देखते हैं, राज्य भाषा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और कौन सा कथन सही है उसका चयन करना है। तो पहला कथन देख लेते हैं, इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 10 वर्ष में किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा। सॉरी, पहला है ये यहाँ पे कि इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 10 वर्ष में किया जाता है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 10 वर्ष में इसको किया जाता है। अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 344 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 344 के तहत इसे किया जाता है, आर्टिकल 344 के तहत। आयोग की सिफारिशों की जांच संसद की संयुक्त समिति द्वारा किया जाता है, तो ये भी सही हो जाएगा और ए भी सही है। अच्छा, इसमें आपका क्या, ए और बी दोनों सही है, तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत किए गए थे। तो हम देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत कौन से प्रावधान किए गए थे। तो इसमें देख लेते हैं हम कि प्रांतों में द्वैत शासन प्रारंभ किया जाना, ये भी किया गया था। और उसके बाद बर्मा का भारत से पृथक होना, ये नहीं किया गया था, ठीक है। बर्मा का भारत से पृथक होना जो था वो 1935 का जो अधिनियम था उसके तहत किया गया था। प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था ये भी किया गया था आपका, ठीक है। और सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार दिया गया, ये भी सही था। तो 134 होना चाहिए, तो 134 विकल्प बी में दे रखा है, विकल्प बी आपका सही उत्तर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। नेहरू रिपोर्ट में केवल डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी, ये हमारा पहला कथन दे रखा है, तो आपका बिल्कुल सही है कि नेहरू रिपोर्ट में केवल डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी, तो पहला सही है। दूसरा हम देख लेते हैं, दूसरा है हमारा कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, तो विकल्प सी जो है 1 और 2 दोनों सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हम, वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें हम देख लेते हैं पहले कि युद्ध की समाप्ति के बाद संविधान सभा का गठन किया गया, तो ये आपका सही है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर संविधान का, 1 मिनट,
दूसरा है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया, तो ये भी आपका सही है, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है और दोनों सही है, तो हमारा विकल्प डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। इन उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है या है, तो देखना है कि इसके प्रावधान नागरिकों अ, की शक्ति का स्रोत हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है आपका। ठीक है। दूसरा है कि संविधान की सभी धाराओं का उद्गम उद्देशिका में विद्यमान है, तो संविधान की सभी धाराओं का उद्गम उद्देशिका में विद्यमान है, तो ऐसा ऐसा नहीं है। ठीक है, जब बल्कि उद्गम स्रोत जो है वो उद्देशिका में केवल उद्गम स्रोत उद्देशिका में विद्यमान है संविधान के सभी धाराओं का। हालांकि बहुत सारी जो चीजें हैं वो ब्रिटिश संविधान, अमेरिका के संविधान, आयरिश संविधान से भी लिया गया है, तो नॉट ओनली सभी धाराएं केवल उद्देशिका में नहीं विद्यमान है, तो इसलिए ये कथन आपका गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या होगा, केवल एक हो जाएगा, विकल्प ए। ठीक है, आगे देखते हैं हम। भारतीय संविधान के प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विविध साधनों में से किसे शामिल किया गया है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विविध साधनों में से किसे शामिल किया गया है हमको देखना है, तो हम देखेंगे इसमें क्या है हमारा है। तो संविधान के प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विभिन्न साधनों में इनिशिएटिव भी नहीं है। ठीक है, इनिशिएटिव हो गया, जनमत संग्रह हो गया, लोक निर्णय हो गया और प्रत्यावर्तन, इनमें से कोई भी नहीं शामिल किया गया है, ना ही साधारण विधियों के लिए और ना ही संवैधानिक परिवर्तन के लिए। ठीक है, तो आपका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, कोई भी नहीं, विकल्प डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, संसद की बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है, तो संसद की बैठक के संदर्भ में हम देखेंगे, तो पहला है बैठक की वैधता को नैतिकता के आधार पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, तो हमारा जो पहला कथन क्या है कि इसको, तो जो है कि बैठक की वैधता को नैतिकता के आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, वेट, तो आपका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा क्या, सदन के पीठासीन अधिकारी की शक्तियां न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होती हैं, तो ये जो कथन है आपका ये बिल्कुल सही है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत, 122 क्लॉज 2, और ये नहीं नैतिकता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकता है किस अधिनियम के, किस अनुच्छेद के तहत, 122 क्लॉज 1 के तहत। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, केवल 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श की अधिकारिता प्राप्त है, तो हम देखेंगे कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श की अधिकारिता किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है, तो अनुच्छेद हमारा है 143। ठीक है, 143। आगे देख लेते हैं हम, संविधान की परिसंघीय व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो संविधान में केंद्र शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, संविधान में तो संविधान में केंद्र शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है कि केंद्र किसी परिधि के मध्य का बिंदु है, जबकि संघ जो है पूरे परिधि का सूचक है, तो ये भी बिल्कुल सही है, तो हमारा सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। एक और दो दोनों। आगे हम देख लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि कैंटोनमेंट बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही नहीं है हमको देखना है, तो इसकी स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसकी बात की गई है, कैंटोनमेंट बोर्ड की, तो इसकी इसकी स्थापना जो है संसद के अधिनियम के द्वारा किया जाता है, ऐसा कहा गया है, तो विकल्प एक आपका पहला सही है। इसका नियंत्रण रक्षा मंत्रालय के अधीन होता है, तो ये भी सही है। अच्छा, बोर्ड के सदस्यों द्वारा कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो विकल्प ए जो है केवल 3 आपका सही है, क्योंकि यहाँ पे सही नहीं पूछा गया आपसे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते को संवैधानिक मंजूरी दी गई है, तो भूमि सीमा समझौते को संवैधानिक मंजूरी किस संविधान संशोधन के तहत दी गई है, तो 100वें संविधान संशोधन के तहत दी गई है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं, संसद के सत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सही है, तो संसद के सत्रों के संदर्भ में देखना है हमको, तो हम पहले देख लेंगे कि सामान्यतः 1 वर्ष में 3 अधिवेशन होते हैं, ये बिल्कुल सही है। प्रत्येक सत्र की अंतिम तिथि के बाद राष्ट्रपति 6 मास के भीतर आगामी सत्र की बैठक के लिए आमंत्रित करता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, विकल्प सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, आगे देखेंगे, लोकसभा का समयावधि से पूर्ण विघटन हो जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा से विधेयक बेबकत हो जाते हैं,
तो लोकसभा के समयावधि से पूर्व विघटन हो जाता है, तो कौन से विधेयक विकृत होंगे हम देख लेते हैं। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा इसमें लोकसभा में लंबित सभी विधेयक जो हैं और लोकसभा से भेजे गए किंतु राज्यसभा में लंबित विधेयक है, ये दोनों जो हैं वो आपके व्यवगत हो जाएंगे। तो आपका विकल्प बी जो है 1 और 2 दोनों सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे है कि स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हमारा कि स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना है, तो बिल्कुल सही है आपका। स्वतंत्रता वह स्थिति है जो लोग अपनी रचनात्मकता और योग्यता का विकास करते हैं, बिल्कुल ये भी सही है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। आगे देखते हैं हानि पद्धति, जो हानि सिद्धांत है उसके संदर्भ में हमें विचार करना है। इस सिद्धांत को जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने निबंध ऑन लिबर्टी में प्रस्तुत किया। दूसरा है क्या कि तो ये आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, अ, दूसरा आपका है कि इस सिद्धांत के तहत सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। सही उत्तर 1 और 2 दोनों हो जाएगा हमारा। ठीक है, समानता के संदर्भ में हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो हम देख लेते हैं कि इसके अनुसार समान मानवता के कारण सभी मनुष्य समान महत्व और सम्मान पाने के योग्य हैं। ठीक है, तो जो पहला कथन है ये हमारा सही हो जाएगा। दूसरा है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा भारतीय क्रांतियों का नारा था। तो ये भारतीय क्रांतियों का नारा नहीं था बल्कि फ्रांसीसी जो क्रांति थी, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, तो सही उत्तर हमारा केवल एक हो जाएगा, विकल्प सी। न्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, तो हम देख लेते हैं। पहला कथन क्या है कि न्याय से बहुत से लोगों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भलाई निहित होती है, बिल्कुल सही है। सरकार को जनता की भलाई सुनिश्चितता में हर व्यक्ति को उसका जब वाजिब हिस्सा देना चाहिए, तो ये भी सही है, तो आपका विकल्प ये सही हो जाएगा 1 और 2 दोनों। आगे देख लेते हैं हम। न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करें। ये कथन किसने कहा था, तो ये कथन कहा गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ठीक है, तो विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो पहला है कि यह उन बातों का द्योतक है जिन्हें लोग सम्मान और गरिमा का जीवन बसर करने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक समझते हैं, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि वर्ष 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में गरिमा में जीवन जीने के अधिकार को शामिल किया था, तो ये भी सही है, तो विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा 1 और 2 दोनों। आगे देख लेते हैं हम। नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पहला है कि यह सिर्फ राज्य सत्ता और उसके सदस्यों के बीच के संबंध का निरूपण नहीं बल्कि उससे अधिक होती है। ठीक है, तो पहला कथन जो है हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा है कि यह नागरिकों के एक दूसरे के प्रति, समाज के प्रति निश्चित दायित्व को शामिल है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो हम देख लेंगे अनुच्छेद 3 हमारा दे रखा है। तो अनुच्छेद 3 क्या है, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है, तो 1 का 2 हो जाएगा। अच्छा, अनुच्छेद 10 की बात कर लें, तो अनुच्छेद 10 किससे है, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना है, ये बी का 1। अनुच्छेद 13 की बात करें, तो अनुच्छेद 13 जो है आपका वो ये क्या है, मूल अधिकारों के असंगत और उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां और व्यापार विकास से संबंधित है, तो हमारा 13 का 4 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा। और 25 क्या है, धर्म में को अबाध रूप से मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता, तो हमारा 2143 होगा। तो 2143 हम देख लेते हैं किस विकल्प में दे रखा है हमारा, तो 2143 हमारा है विकल्प सी में, तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हम अगला प्रश्न। विधायी विषयों के बंटवारे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। तो पहला देख लेते हैं कि भारतीय संविधान, पहला है हमारा कि भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्य के बीच विधायी विषयों के संबंध में त्रिस्तरीय व्यवस्था करती है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस त्रिस्तरीय व्यवस्था के तहत केवल राज्य विधानमंडल आपराधिक मामलों का कानून बना सकते हैं, तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा। ना केवल आपराधिक मामलों पर बल्कि अन्य मामलों पर भी कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, पहला सही है, तो केवल एक विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कारण, दूसरे को अभिकथन कहा गया है, तो हमें देखना है सही उत्तर इसके अनुसार। नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में आयरलैंड से लिया गया है, तो ये हमारा पहला कथन है कि नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है।
तो हमारा बिल्कुल सही है ये। दूसरा है कि भारतीय संविधान के भाग 4 का आधार स्पेन का संविधान है। तो हम देखेंगे कि जो भारतीय संविधान का भाग 4 है, उसका आधार क्या है? उसका स्पेन का संविधान है। तो ये भी हमारा सही है, बट कथन कारण को स्पष्ट नहीं करता है, तो इसलिए हमारा विकल्प डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कब संविधान सभा की अंतिम बैठक संपन्न हुई? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब संपन्न हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं नामों में परिवर्तन के संदर्भ में हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि इससे संबंधित जो विधेयक हैं वो राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना पुनः स्थापित नहीं किया जा सकते, तो बिल्कुल सही है। राज्य जो मत व्यक्त करता है उसे स्वीकार करना पसंद संसद के अनिवार्य नहीं है, तो उसे स्वीकार करना संसद के लिए अनिवार्य नहीं है, तो ये भी सही है। तो हमारा कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? विकल्प ई 1 और 2 दोनों। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 87 है हमारा। तो इसमें हम देखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के संदर्भ में हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना इसके तहत है, बिल्कुल सही है आपका। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता के निपटारे के लिए प्रोत्साहन देना, तो ये भी सही है, तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम राज्यसभा को विशिष्ट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो राज्यसभा के विशिष्ट क्षेत्राधिकार क्या है, हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा है कि नए राज्यों का निर्माण करना, बिल्कुल नहीं। युद्ध की घोषणा करना, ये भी नहीं है। राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करना, ये बिल्कुल सही है। संसद को अखिल भारतीय सेवा के सृजन के लिए अधिकृत करना, ये बिल्कुल सही है। तो 3 और 4 सही हैं, तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता कौन सी नहीं है? तो ये है निचले सदन के विघटन का ना होना। ठीक है, निचले सदन का विघटन ना होना जो है ये संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। जबकि शक्तियों का सम्मिश्रण, राजनीतिक एकरूपता और दोहरी सदस्यता इसका जो है विशेषता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के सलाहकार थे। तो संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के सलाहकार को हमको देखना है, तो BN राव जो है वो संविधान सभा के सलाहकार थे, तो विकल्प ये हमारा सही हो जाएगा। रेमल चक्रवर्ती तूफान के संदर्भ में हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसको हम देखेंगे कि जो रेमल चक्रवात आया था, तो ये कब आया था? यहाँ पे दे रखा है कि 20 मई 2024 को ये बंगाल की खाड़ी में प्रवेश किया, तो गलत हो जाएगा। ये 22 मई को हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा। यह नाम ओमान द्वारा दिया गया, तो ये बिल्कुल सही है, विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, केवल 2। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बीमारी के उपचार में आयुष का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो आयुष का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, विकल्प डी सही है। नीचे दिए गए 4 युग्म हैं और कितने युग्म सही सुमेलित हैं वो हमको देखना है। तो इसमें देखेंगे हम पहला कि कृषि एवं संबंध क्षेत्र, अच्छा यहाँ पे GBA में वृद्धि है। ठीक है, GBA में वृद्धि दर दे रखा है वर्ष 2022 23-24 के संदर्भ में, एक तरफ उद्योग दे रखा है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि पहला है क्या हमारा कि कृषि एवं संबंध क्षेत्र, तो 1.4 दे रखा है यहाँ पे कृषि एवं संबंध क्षेत्र का। यहाँ पे आपका सही क्या है? सेवा क्षेत्र में 7.6 की वृद्धि देखी गई, तो विकल्प सी केवल 4 सही है, बाकी अन्य जो है आप लोग बजट से मिला लीजिएगा। आगे देख लेते हैं हम बजट सर्वे से। अच्छा 94 है कि पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो पहला है कि इसका राष्ट्रीय आयोजन प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। आंकड़ों की गणना के आधार पर 2011-12 के मूल्यों पर की गई, तो ये भी सही है आपका, तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, विकल्प ए हमारा सही उत्तर है। ठीक है, निम्नलिखित में से सत्र 2024-25 में धान ए श्रेणी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में निम्नलिखित कितना है? तो पहले कितना था? ये पहले कितना था? 2300 था। ठीक है, इसमें वृद्धि हुई है 170 रुपये की। ठीक है, प्रति कुंटल वृद्धि हुई है। ठीक है, अभी कितना है? 2320 रुपये। आगे देखेंगे कि जून 2025 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा की गई जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के शीर्ष निर्यात में निम्नलिखित निर्यात में से किससे
शीर्ष निर्यात किसे है? भारत का। तो शीर्ष निर्यात हम देखेंगे भारत का किसे है? तो भारत का शीर्ष निर्यात है संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से है, विकल्प ये आपका सही है। वैश्विक प्रेशर रिपोर्ट, वैश्विक प्रेशर रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो इसमें हम देखेंगे कि पहला क्या है आपका कि इसे विश्व बैंक समूह द्वारा माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 40 रिपोर्ट के नाम से जारी किया गया, तो सही है। मैक्सिको चीफ, फिलीपींस और पाकिस्तान शीर्ष प्राप्तकर्ता देश है, तो ये भी सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक और दो, दोनों विकल्प हैं। निम्नलिखित में से किसने पुष्पक पुनर्प्रयोज प्रक्षेपण यान को निर्मित किया है? तो पुष्पक पुनर्प्रयोज प्रक्षेपण यान जो है उसको निर्मित किसने किया है? तो इसरो ने किया है, तो विकल्प बी आपका सही है। आगे देखेंगे हम कि न्यू शेपर्ड 25 मिशन 25 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। तो पहला है कि यह एक उपकक्षीय अंतरिक्ष उड़ान मिशन था, ठीक है। तो आपका जो विकल्प पहला है सही है, कथन एक सही है। यह पूर्णतः पुनर्प्रयोज्य उपकक्षीय रॉकेट है, तो ये भी सही है। तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो